गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव सिंह झाला, फैकल्टी सोशल साइंस। आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में लेने जा रहे हैं चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट, वो है नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जो चैप्टर हिस्ट्री के जनरली होते हैं, अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि हिस्ट्री के चैप्टर्स को कैसे पढ़ा जाए, या उन चैप्टर्स को कैसे रिवाइज किया जाए, या उनको कैसे हम मेमोराइज कर सके। सबसे बड़ा चैलेंज ही जो है हिस्ट्री के अंदर वो यही आता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या इवन हम कहें बात खुद, कई बार टीचर्स भी ये फील करते हैं कि कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ये चैप्टर जो है, उस चैप्टर को कैसे बच्चों तक डिलीवर किया जाए। देखिए, बहुत सारी चीजें सच होती हैं और उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो हिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर होता है जो, या एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद रखना सबके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए देना चाहूंगा। हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मॉर्निंग में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं कि जो हम न्यूज पढ़ रहे हैं, या हम जो पेपर में जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के निकल जाने के बाद हमें अक्सर ये याद नहीं रहता है कि हमने उस न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ा है। लेकिन जब भी कोई उस न्यूज़पेपर से रिलेटेड किसी टॉपिक की बात करता है, अचानक वो पूरी एक जो आर्टिकल या स्टोरी हमने उसमें पढ़ी होती है, वो हमारे दिमाग में आ जाती है। एक दो दिन तक ये रहता है। ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, या हम बात करें इकोनॉमिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आप न्यूज़पेपर में इनके आर्टिकल्स देखते हो। हर चीज, हर दिन जो चीज बदल रही है, कहीं पर कोई नया प्लांट बना, कहीं कोई नया रेलवे का ब्रिज इनॉग्रेशन हुआ, तो वो ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हम रोज कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, अक्सर ये चीजें न्यूज में आती रहती हैं। लोन्स क्या होते हैं, जो क्लास 10 में आप पढ़ते हो। हिस्ट्री भी वही तो एक चीज है, जो आज हुई है वो कल हिस्ट्री बनेगी, जो 1 घंटे पहले हो गया वो भी तो हिस्ट्री बन गई। यानी ऐसा नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो बोरिंग है, या जो उसमें जो भी चीजें हैं वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आज हो रहा है, आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये कल हिस्ट्री हो जाएगा। तो जो भी इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, उन्हीं का तो इंपैक्ट आज पर है, फ्यूचर पे है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर मैं आज के कंसर्न में जोड़ूं, तो आप इसे कैसे समझेंगे? इसे हम समझेंगे कि जितना भी डेवलपमेंट आप आज वर्ल्ड में देख रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, द इक्वल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द डिमांड ऑफ नेशंस, राज्य, देश, फ्लैग्स, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स, ये सब जो हम कॉमन डिस्कस करते हैं ना जब लाइफ में, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक वर्ल्ड के हिस्से में कभी घटित हुआ होगा, कभी उसका कुछ एक सीक्वेंस बना होगा, और इसीलिए तो आज उस चीज को हम देख रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा कि आज से 50 साल पहले भारत आजाद हुआ, फॉर एग्जाम्पल, कि 50 साल पहले अगर कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो उसकी जो इंडिपेंडेंस की जर्नी है, उसको बिना समझे आप कैसे समझ पाओगे कि वो इंडिपेंडेंस कैसे मिली है? तो हिस्ट्री को जब हम एक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ये सोच के पढ़ें कि हाँ ये एक चीज हुई थी और इसके क्या रीजंस थे। हिस्ट्री में आपको लॉजिक्स नहीं मिलेंगे, हिस्ट्री में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आज हुआ है उसके पीछे, या आज जो हो रहा है उसके पीछे क्या है, क्या चीज रही। हम क्या बोलते हैं, कभी कभी बात में हम इस्तेमाल करते हैं शब्दों को कि आज ये चीज हुई है, जरूर इसकी कोई हिस्ट्री रही होगी। आज ये चीज हुई है, इवेंट हुआ है, इसकी कोई हिस्ट्री रही होगी। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप जो है, ये हिस्ट्री है उन इवेंट्स की जो यूरोपियन, जो एक पूरा उपमहाद्वीप है, उसमें जो पॉपुलेशन रहती थी, उस पॉपुलेशन को जो क्लेन, जो रूलिंग डायनेस्टी, जो किंगडम्स रूल करते थे, वहां जो परेशानियां, जो चीजें, जो सिचुएशन डेवलप हुई ड्यूरिंग अर्ली 17th सेंचुरी एंड लेट 18th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के अंत तक और 18वीं सदी के शुरुआत होने तक जो इवेंट्स की चेन वहां बनी, जो अलग अलग रीजन्स में आग फैली, उसी को राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हम पढ़ते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि यूरोप का चैप्टर, यूरोप की हिस्ट्री इंडिया में पढ़ाया जा रहा है? कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो होगा, तभी तो वो चैप्टर डेवलप हो रहा है। क्यों पढ़ाया जाता है? अगर हम बात कर रहे हैं अपार्थाइड की, अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी पॉलिसी की जो दुनिया में कहीं हो रही है और वो सही नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल देके ही तो हम दुनिया के दूसरे देशों में कुछ अलग करने की सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट या सेकंड की हम बात करें, जिसमें दुनिया के सभी डेवलप कंट्रीज आज से 50 साल पहले इन्वॉल्व थे, उनके क्या आउटकम्स हुए, उसी के लिए आज जो डेवलपमेंट हुए। अब क्यों पिछले 60 से 70 सालों में कोई बहुत बड़ा ऐसा वॉर नहीं हुआ जहां बहुत सारे देश एक साथ कूद पड़े, बट अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर वॉर्स की सिचुएशन रहती है, सिविल वॉर हो रहा है, दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, अजरबैजान और अर्मेनिया, इन दोनों के बीच में रिसेंटली एक एरिया नगोर्नो कराबाख रीजन को लेकर युद्ध हुआ था, अभी रिसेंटली 20-21 दिन पहले की बात है। और ये वही रीजन है जो नेशनलिज्म यूरोप से जुड़ा हुआ है।
जिसकी आग आज भी फैली हुई है, उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ इंडिपेंडेंट रीजन्स जहां डिमांड थी एक जैसे लोगों की, एक जैसी भाषा की, एक जैसे दिखने वाले लोगों की। कई बार हम कहते हैं ना कि कंट्रीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया जाता है कई बार उनके यहाँ पर जो सदियों से कल्चर है, जो सोशल अरेंजमेंट है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनका लिविंग टाइप का पैटर्न है, उसी आधार पर हम कहते हैं कि अरे ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु। उनका अपना एक पूरा डेवलप कल्चर होता है। कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इस चैप्टर में भी आपको पढ़ने में आएगा। आज हम बात करते हैं जर्मनी की कंट्री की। जर्मनी बहुत बड़ा कंट्री है। आज से 200 साल पहले जर्मनी नाम का कोई देश हुआ ही नहीं करता था। आज से 200 साल पहले इटली नाम का कोई देश हुआ ही नहीं करता था। दो इटालियन एक लैंग्वेज हुआ करती थी, जर्मन एक लैंग्वेज हुआ करती थी, उसको बोलने वाले, सीखने वाले, पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन उस कंट्री का नाम नहीं था। ठीक है, अगर मैं भारत में ही आपको बहुत पीछे लेकर जाऊं तो आज से 500 साल पहले हम देखेंगे कि भारत में जो इंडिया, जो भारत वर्ड है, ये नो डाउट ये बहुत पहले इस्तेमाल हो चुका है हमारी हिस्ट्री में। इन द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड, या हम बात करें कि 600 साल या आज से 1200 साल पहले ये हो चुका है इसका इस्तेमाल। बट क्या इंडिया को एज एन इंडिया, आज जो हम इंडिया बोलते हैं या भारत जिसको मैं ज्यादा अप्रोप्रिएटली बोलने की कोशिश करूंगा, कि भारत का नाम आपने कितने लिटरेचर्स में पढ़ा होगा, या कितने आपने बुक्स में पढ़ा होगा, या कितनी आपने जनरल नॉलेज की बुक्स में पढ़ा होगा। इंडिया भी छोटे छोटे किंगडम्स के द्वारा रूल किया जाता था। कहीं मालवा किंगडम था, कहीं राजपुताना किंगडम था, कहीं अवध किंगडम था, अलग अलग रीजन्स। लेकिन उन रीजन्स में रहने वाली पॉपुलेशन डाइवर्स होती है। आज अगर मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करूं, या मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो पहले हो सकता है ये एक बड़ा रीजन एक ही नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसमें बिहारी भाषा या मैथिली भाषा बोलने वाले, अवधी भाषा बोलने वाले, या उड़िया बोलने वाले, या बंगाली बोलने वाले लोग रह सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है। वही तो यूरोप में हुआ। यूरोप कैसे समझोगे? जर्मन बोलने वाला, इटली बोलने वाला, पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाला जिसको पोलैंड हम आज कहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले एक रीजन में रहते थे, लेकिन उनको रूल करने वाली जो क्लेन थी, जो राजशाही जो उनको रूल करती थी, वो किसी अलग नस्ल की थी, वो किसी अलग डिसेंडेंट की थी, वो किसी अलग वंश के थे। यही तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हुई। एक तो राजा किंगडम्स अपना रूल या अपना वे ऑफ गवर्नेंस, मोनार्की छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे रूल करते थे, बहुत सारा पैसा आता था टैक्सेस के फॉर्म पे। लेकिन लोगों को अब गवर्नेंस के फॉर्म में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। क्या बोला मैंने? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आपके हों। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो कि चुनी हुई सरकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करें तो चुनी हुई सरकार किसके द्वारा? सिटीजन्स के द्वारा। यहाँ जो फोटोग्राफ है वो नेपोलियन का है। नेपोलियन का क्या इंपॉर्टेंस है राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में? नेपोलियन वो लीडर, वो एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक मिलिट्री रूलर हुआ, जिसने कुछ अमेंडमेंट्स किए मोनार्कीज को ढहाने के बाद। लेकिन नेपोलियन का टाइम पीरियड भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, बट ही इज नोन एज अ वेरी ग्रेट मिलिट्री रूलर। मिलिट्री रूलर क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज बिलोंग फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री रूलर। वो उसका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से था और उसी बैकग्राउंड को उसने आगे किया। तो उसके रूलिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका रूलिंग था, उसके अंदर एक जो चेंजेस थे वो मिलिट्री फॉर्मेशन के थे। तो नेपोलियन का एक पीरियड रहा है जब फ्रांस का जो डेवलपमेंट है, या फ्रांस के बाहर जो रीजन्स नेपोलियन ने जीते, उसको जो उसने एक अमलगम किया, एक कंसोलिडेटेड कन्फेडरेशन बनाया, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ जर्मनी फ्लैग का कलर देख सकते हो आप, यहाँ आप फ्रेंच फ्लैग को देख सकते हो, देन आप अलग इटालियन फ्लैग्स देख सकते हो, और पीछे और भी नेशन फ्लैग्स। हम भारत के फ्लैग की जब बात करते हैं उसमें ट्राई कलर फ्लैग है इंडिया का। इंडियन फ्लैग्स भी बहुत, इंडियन फ्लैग का जो डिजाइन है या इंडियन फ्लैग का जो ओरिजिन है बहुत पुराना नहीं है। हम जब किसी कॉमन कॉज के लिए खड़े होते हैं तो हम हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी पॉइंट से जोड़ना चाहते हैं। अगर मान लो मुझे आज कोई प्रोटेस्ट करना है, मुझे लोगों को भीड़ में जुटाना है, मुझे लोगों को कन्विंस करना है किसी एक कॉमन कॉज के लिए, तो मुझे कोई एक ऐसी कॉमन आइडेंटिटी, कोई कॉमन फीलिंग लोगों में लानी होगी जिससे लोग वहां पर जुड़े, या लोगों को वहां आने का एक मोटिव मिले। कौन मेरे लिए खड़ा होगा? कौन मेरे लिए 20,000 30,000 की भीड़ इकट्ठी करेगा? तो जब किंग्स के रूल से पूरे जो यूरोपियन एक एरिया था, जब वहां पर किंगडम या किंग्स या मोनार्की से लोग त्रस्त हो चुके थे या परेशान थे, तो वहां लोगों को एकजुट करना फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये एक चैलेंज था। तो लोगों ने, या जो आर्टिस्ट थे या जो डेवलपर्स थे, उन्होंने कुछ कॉमन चीजों को डेवलप करना शुरू किया।
जैसे जब नेशनल एंथम होता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कि हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। हमें एक चीज सिखाई जाती है कि हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, जिसके लिए हमें खड़ा होना है, जिसकी हमें रेस्पेक्ट करनी है, उससे हम अपने आप को यूनाइट समझते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो देश के लिए हम एक दूसरे जुड़ते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप में भी जर्मनी इटली का फॉर्मेशन जो हुआ वो इसी बेसिस पे हुआ कि कॉमन कॉज, आपकी लैंग्वेज है जर्मन, आप जर्मन हो, हमें एक इंडिपेंडेंट रीजन चाहिए जर्मनी। तो सबसे पहले जो आइडियाज हैं ये शुरू होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक से, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एग्जाम्पल सेट किया पूरे यूरोप में कि कैसे आप इंडिपेंडेंस सिटीजन्स जो है अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहला उसका एग्जाम्पल है, इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं क्लास 9th में भी। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social class marching a long train offering homage to the statue of liberty। ठीक है, आजादी जो सबसे कॉमन चाहिए, यानी राजशाही में आजादी नहीं होती, किसी भी तरीके का अपोज आप नहीं कर सकते। जहां राजा है उसने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है। अगर आप किंग के अपोज जाओगे, अगर आप राजा के अपोज जाओगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपकी लाइफ को भी खत्म किया जा सकता है। तो बेसिकली जो कल्चर था 200 साल पहले, 250 साल पहले, किंगडम्स बढ़ाए जाते थे वॉर करके, और राजा के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रहती थी उसे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोनार्की रहना पड़ता था, जिसे हम दूसरी भाषा में कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। कंजर्वेटिव्स वही होते हैं बेसिकली जो किंग्स को या किंगशिप को सपोर्ट करते हैं या उस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते हैं। वेरी लॉजिकल। तो ये जो एक फ्रेडरिक सोरोयू ने जो एक पेंटिंग पेंट की थी जिसमें दिखाया गया है कि लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं, अपने आप को एक कॉमन नेशन के अंदर फील कर रहे हैं। हालांकि इस पेंटिंग के डिजाइन तक जर्मनी या इटली जैसे कोई कंट्री हुआ नहीं करता था। ठीक है, लेकिन एक फीलिंग थी, एक कॉमननेस जो क्रिएट करनी थी। एक फ्लैग को लोगों ने बनाया कि ये हमारी आजादी का फ्लैग है और इसको हम लेकर चलेंगे और इसी की आजादी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो किंगडम्स को अपोज करने के लिए जो आइडिया फ्रेडरिक सोरोयू ने डेवलप किया, जिसको कहा गया यूटोपियन विजन, ऐसे नेशंस जो एक्चुअल में रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे नेशंस का आइडिया उस समय डेवलप किया गया जहां एक जैसी लैंग्वेज वाले लोग हों, एक जैसे कल्चर, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक कल्चर, एक जैसे भाषा के वाले लोग हों जो एक कंट्री में रहते हों और किंगशिप में रहना ना चाहते हों। फीमेल फिगर, हमेशा फीमेल फिगराइन हम क्यों जोड़ते हैं? एक फीमेल फिगर से व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट करता है, लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं भारत माता। या भारत माता की जब हम बात करते हैं तो हम ये एक एम्फेसाइज करते हैं कि देश की जो एलिगरी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक फीमेल है और वो वीक है और वो जकड़ी हुई जंजीरों में, तो हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो कई बार चीजों को कनेक्ट करने के लिए आपको ऐसी चीजों को डेवलप किया जाता है आर्टिस्ट द्वारा जिसको आप जोड़ सकें। ठीक है, तो वही आइडिया यहाँ पर दिया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे से, यानी कि हमें आजादी चाहिए, हमारा देश इंडिपेंडेंट चाहिए या हमारे रीजन चाहिए। ऑन द अर्थ द फोरग्राउंड द इमेजेस आर शैटर्ड एंड रिमेन बाय द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। नीचे जो ये आप देख रहे हो टूटे हुए, ये राजशाही या राजशाही के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को तोड़कर लोगों ने फेंका हुआ है। एक पूरा ड्रामेटिक सिचुएशन है, यानी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की क्या होती है? जिसमें जो राजा या जो रूल रेगुलेशंस है वो किंग के द्वारा या मोनार्की के द्वारा जो फिक्स कर दिया गया है वही होगा, उसको अपोज करने का राइट नहीं है। तो बेसिकली लड़ाई किसकी है? राइट्स की, अधिकारों की, इंडिपेंडेंस की, लिबर्टी की, फ्रीडम की, जो कि वहां से शुरू हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ और यूरोप के दूसरे भागों में फैल रहा है। ठीक है, इन सोरोयूज यूटोपियन विजन, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपियन विजन दैट इज अ नेशन विच इज सो परफेक्ट विच इज एक्चुअली नॉट कंसिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। एक ऐसा देश, ऐसी कंट्री जो बहुत ज्यादा आइडियल है, यानी भाषा के आधार पर देश बनाओ, उसमें उसी भाषा के लोग रहें, उसी भाषा का कल्चर हो, उसी भाषा की चीजें हो और वो एक रीजन अपना डेवलप करे, जो एक्चुअली में उस समय पॉसिबल ही नहीं था और आज भी पॉसिबल नहीं है। बट क्योंकि लोगों को यूनाइट करना है तो एक ऐसा विजन लोगों को देना जरूरी था जिससे लोग ये माने कि हाँ, हम हमारे एक कंट्री में रहना चाहते हैं जिसके लिए सरकार या जिसको चलाने वाले लोग भी हमारे हों, ना कि राजशाही। तो ये जो यूटोपियन विजन था, ये यूटोपियन विजन जो है जिसमें डिस्टिंक्ट नेशन हो, आइडेंटिफाइड थ्रू द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, अपनी देश की ड्रेस भी हो। बट ये आइडिया उस समय बहुत न्यू था क्योंकि लोगों को यूनाइट करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, देश। देखो भारत में भी जैसे मैंने बताया, कभी गुप्ता एम्पायर था, कभी कनिष्क एम्पायर था, कभी मुगल एम्पायर था, हर समय पर उसका नाम बदलता गया। रीजन्स, किंगडम्स को रूल करने के लिए रीजन्स, बेसिकली बाउंड्री राजाओं की जो जीती हुई होती थी वही होता था। ठीक है, कोई देश नहीं होता था। अभी एक हम मैप यहाँ देखेंगे, एक यूरोप का पॉलिटिकल मैप जो आज का है 21st सेंचुरी, और एक पॉलिटिकल मैप जो आज से 200-250 साल पुराना है। तो उसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये जो यूरोप है ये पहले किंग्सडम्स द्वारा रूल किया जाता। बहुत आसान से समझो कि हो सकता है इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट
मुगल्स द्वारा रूल किया जा रहा है। सदर्न पॉइंट गोलकोंडा किंग्स द्वारा रूल किया जा रहा है। ईस्टर्न पार्ट्स नागा ट्राइब्स, मिजो ट्राइब्स द्वारा रूल किया जा रहा है। तो एज ए कंसोलिडेटेड हम भारत या इंडिया नहीं देख रहे हैं, बट उसका एग्जिस्टेंस है। तो वहां जो राजा है उसी का अपना फ्लैग है। कोई नेशन नहीं है, कोई देश नहीं है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो, ठीक है। तो द आइडियाज ऑफ ला पेट्रिया, द फादरलैंड एंड ली सिटोयन, द सिटीजन, emphasized the notion of united community enjoying equal rights under the constitution। पहला कॉन्सेप्ट, पहला लॉजिक जो इससे निकल के आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया विद द आइडिया ऑफ ली सिटोयन एंड ली पेट्रियार्क, यानी आप क्या समझते हैं। तो जो आर्टिस्ट या जो उस समय लोगों ने, या जो न्यू जो डेवलपमेंट था, या जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए क्या बोला कि हमारा देश एक हमारा पितृ है या पिता के समान है। जैसे मदरलैंड की हम बात करते हैं, मातृत्व की हम बात करते हैं, और इसमें रहने वाले सभी सिटीजन्स उसके चिल्ड्रन या बच्चे हैं। यानी लोगों को इमोशनली अटैच करना उस समय बहुत जरूरी था, तभी तो अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ेंगे। अदरवाइज तो जो मोनार्की है उसमें लोग रह ही रहे हैं, शोषण हो ही रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है। क्लियर। तो इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जब मोनार्की खत्म होगी, तो जिसके लिए अपोज कर रहे हैं, मोनार्की को डिस्पोज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये चीजें की जा रही है। नाउ a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard। क्या किया गया? ट्राई का फ्लैग बनाया गया। न्यू हेम्स, नए देशभक्ति के गीत बनाए गए। वर कंपोज द ओथ्स टेकन एंड द मार्टियर्स, और जो शहीद हुए देश के नाम पर या आजादी के नाम पर, उनको याद किया गया। ठीक है, दिस इज द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच से यूरोप के बाकी रीजन्स ले रहे हैं। देखो रीजन्स मतलब जो वहां आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जो वहां फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ना कि वो जो कि मोनार्की में रह रहे हैं, क्योंकि मोनार्की के अंदर तो किसी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो कंजर्वेटिव्स है। ठीक है। द एस्टेट जनरल्स, वो ऑफिशियल बॉडी जो राजा और राजा के द्वारा काम करने वाले जमींदार, जागीरदार, नोबेल्स जो होते थे, यानी जैसे मान लो मैं हूं, मैं सेनापति हूं किंगडम का, तो बेसिकली मैं भी एक एस्टेट जनरल का पार्ट हूं, यानी मैं उस बॉडी का पार्ट हूं जो बेसिकली इलेक्टेड बॉडी है ऑफ द एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिकॉल करो, आपने पढ़ा था जो फ्रेंच सोसाइटी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। जैसे आज के हम कास्टिज्म देखते हैं, अलग अलग, हिंदू में अलग कास्टिज्म है, मुस्लिम्स में अलग कास्टिज्म है, हम एक सेक्शंस देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी जो समाज था पूरा 3 सेक्शन में था। राजा सबसे ऊपर और चर्च सबसे ऊपर, चर्च और राजा की सुपरमेसी, देन नोबल्स, नोबल्स के बाद थर्ड लेवल में पूरी आम जनता, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिटीजन्स। ठीक है। देन अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या डिमांड थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सेंट्रलाइज हो डिसीजन मेकिंग के अंदर, वाज पुट इन द प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर सिटीजंस। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि अरे सर तो बहुत लंबा खींच रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में जो मेन चीज थी वो थी लिबर्टी, फ्रीडम एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही डिमांड लोगों की थी, इसी के लिए लोगों ने सारी चीजें की, या सिटीजन्स ने सारी चीजें की। तो बेसिकली द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, मोनार्कीज को खत्म करना था, जो रीजन्स मोनार्की के अंदर कैप्चर थे उनको हटाकर इंडिपेंडेंट नेशंस को बनाना था, और यही इंडिपेंडेंट नेशंस को बनाने का जो काम है वो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं। ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, अब इसको कैसे समझोगे? मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हो ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हो कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। यानी अगर आप चलना शुरू होते हो रशिया से और आप जा रहे हो फ्रांस में, और बीच में ये एक किंगडम है जिसे हम कह रहे हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हैब्सबर्ग एम्पायर को रूल करते हैं हंगरियन नस्ल के लोग। अब जब आप एक रीजन से दूसरे रीजन में एंटर करते हो तो आपको हर रीजन में टैक्स देने पड़ते हैं। रीजन एक ही है लेकिन हर एक रीजन में, क्योंकि अलग अलग बाइफर्केशन है उस रीजन का, अलग अलग। इसको अगर इंडिया के केस में समझोगे तो कैसे समझोगे? मान लो आप केरला से चलना शुरू हुए, केरला से तमिलनाडु, देन गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा होते हुए आप राजस्थान तक अपना आइटम बेचने जा रहे हो। आपको हर एक लेवल पर टैक्स देना है, क्योंकि टैक्सेशन और करेंसी दोनों जगह पर अलग अलग चलती है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है उसको कंपाइल करना, और कितना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स देना किसी व्यापारी के लिए। ठीक है। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, कस्टम मतलब व्यापार करने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था वो एक ही रीजन में डिफरेंट होता था, क्योंकि इस किंगडम ने, हैब्सबर्ग एम्पायर ने तो बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया, इधर से पोलैंड का, इधर से थोड़ा सा बेल्जियम का। तो इसके रीजन में तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजन है। तो उस इंडिपेंडेंट रीजन में जो पॉपुलेशन रहती है वो डाइवर्स है, उसके अपने करेंसी है, उसके अपने टैक्सेस का मेथड है। देन द ड्यूज वर अबॉलिश्ड, तो इन्हें खत्म किया जाए, कॉमन करेंसी और कॉमन टैक्सेस लगाए जाए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स वाज अडॉप्टेड।
यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट अडॉप्ट किया जाए ताकि लोगों को कैलकुलेशन करने में ईजी हो। ये डिमांड्स हैं जो लोगों के द्वारा रखी जाएंगी। रीजनल डायलेक्ट, क्षेत्रीय भाषाएं वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। तो ये डेवलपमेंट बताया जा रहा है फ्रांस में कैसे किया गया। फ्रांस में कॉमन करेंसी यूज की गई, कॉमन टैक्सेस सिस्टम डाले गए, लिबर्टी लोगों को दी जाने लगी। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन खत्म हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की खत्म हुई वहां पर से, बर्बन डायनेस्टी, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from the despotism. Despotism कहते हैं निरंकुश शासन को। ऐसा शासन जो निरंकुश है, जो लोगों के लिए सही नहीं है, चाहे वो एक अथॉरिटी करे, चाहे वो किंगडम करे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम आज भी ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यूंग इज बेसिकली रनिंग अ डेस्पोटिज्म टाइप ऑफ गवर्नेंस। वो लोगों के लिए उत्तरदायी नहीं है। हमें आज क्या चाहिए दुनिया में? डेमोक्रेसी। हर दुनिया का हर कंट्री क्या मांग रहा है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिससे वो चुने और वही सरकार उसके लिए काम करे, उसके लिए नियम बनाए, बहुत आसान शब्दों में। तो डेस्पोटिज्म जो है बेसिकली निरंकुश शासन है जो राजशाही करती थी। हर राजशाही में लोग सेटिस्फाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, या बिल्कुल ही भी सेटिस्फाइड ना हो ऐसा भी नहीं है। बट बेसिकली किंगशिप हजारों सालों से चली आ रही थी। डायनेस्टिक सक्सेशन होता था, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, या उसका रिलेटिव ही राजा बनता था। तो डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मोनार्की तो वे बेटर नहीं हो सकती। ये आइडिया यूरोप में फैल गया था। क्लियर? उसी को हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि बेस्टाइल स्टॉर्मिंग भी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप देखते हो, वो बेस्टाइल स्टॉर्मिंग भी इसी का पार्ट है। ठीक है, बहुत आसान। चलो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट 5 मार्क्स के अंदर आता है, नेपोलियनिक सिविल कोड। अब हम इस चीज को कैसे समझेंगे कि नेपोलियनिक सिविल कोड क्या है? नेपोलियनिक सिविल कोड यानी कॉमन पीपल के लिए कुछ लॉज बनाए गए, सिविल लॉज जो कि कॉमन थे। नेपोलियन ने जब मोनार्की को ढहाया, मोनार्की के बाद हम बात कर रहे हैं जो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक पीरियड आता है जब नेपोलियन ने फ्रांस को रूल किया थ्रू हिज मिलिट्री पावर। ठीक है, उसने फ्रांस की मोनार्की को ढहाया और खुद डिक्टेटर बना, खुद वो वहां पर जाकर एक मिलिट्री डिक्टेटर बना, और उसने फ्रांस में कुछ चेंजेस किए जो एज एन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज मतलब जिनको रूल ऑफ गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट मिली। हम इसको सीधे पढ़ेंगे, सीधे समझेंगे। ठीक है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ दीज रिफॉर्म इन द टेरिटरीज दैट केम अंडर हिज कंट्रोल दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। अब फ्रांस के बाहर भी जो नेपोलियन ने अपनी पावर से एक बहुत पावरफुल रूलर हुआ, और उसने जो आसपास के रीजन्स कैप्चर किए फ्रांस के बाहर के, उन्हें भी नेपोलियन ने सेम लॉज के थ्रू डिप्लॉय किया। यानी मान लो कि इंडिया पूरा एक ही लॉज से चल रहा है, सेंट्रलाइज है। हालांकि सेंट्रलाइज वे ऑफ गवर्नेंस हमेशा सही नहीं होती, लेकिन आज से 200 साल पहले इट वाज अ गुड आइडिया टू इम्प्लीमेंट ऑल लॉज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज सिस्टम। एक सेंट्रलाइज सिस्टम से उसको करो। रेलवे क्या है? एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। रेलवे कंप्लीट बॉडी है, उसके सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसने जोन में डिवाइड किया हुआ है पूरे एरिया को, और उसी अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करती है। तो सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, नेपोलियनिक कोड विच डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड बाय द बर्थ। जन्म से मिलने वाले अधिकार जो नोबल्स को मिलते थे, किसको मिलते थे? नोबल्स को। कहाँ मिलते थे? राजशाही में, कि जमींदार का बेटा जमींदार या सेनापति का बेटा जो है सीधे जॉब मिल जाती है उसको राजशाही में। तो बर्थ बाय बर्थ प्रिविलेजेस ने खत्म कर दिया। पॉइंट 1, ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के आगे सब समान है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई ऑफेंस किया है, उसकी सजा हर एक के लिए सेम होगी। यानी नेपोलियन ने एटलीस्ट मोनार्की के कुछ सिस्टम को डिस्पोज किया जो मोनार्की में आम आदमी के लिए सही नहीं होते थे या चेंज ही नहीं हुए। ठीक है, एंड ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसने राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको दिया, यानी जिस व्यक्ति के नाम जमीन है, जो उस पर काम कर रहा है, उसके नाम होती है, और वो जमीन राजशाही या नोबेल उससे छीन नहीं सकते हैं। तो बेसिकली उसने आम आदमियों के लिए कुछ लॉज रिफॉर्म किए जो उस समय उस पीरियड में एडवांस थे। नाउ इन मेनी पार्ट्स, और यूरोप के अंदर जो एरिया उसने कैप्चर किया था अलग अलग जगहों पर, लाइक द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। मतलब कि अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहे हो, आप स्विस से आप हंगेरियन रीजन में जा रहे हो, भले ही वो फ्रेंच रूलर के अंदर आ गया है नेपोलियन के अंदर, लेकिन वहाँ करेंसी कॉमन होगी, टैक्सेस कॉमन होंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करने भी जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। देन ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। उसने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, क्योंकि बाय बर्थ जो है अब राइट टू प्रॉपर्टी दिया, तो फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम खत्म हो गई। ठीक है, एंड फ्रीड द पीजेंट। और जो किसान थे या कृषक था या सर्वडम जो था, सर्वडम मतलब जो छोटा किसान है, ठीक है, एंड मनोरियल ड्यूज, और उसके ऊपर जितना कर्ज था या जितना भी उसके ऊपर राजशाही जो कर्ज चढ़ा हुआ था उसको उसने माफ किया। यानी उसने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए
जो उस समय बहुत न्यू थे और लोगों को उससे एडवांटेज मिलने लगा। He removed guild restrictions from the towns. Guild, आपको एसोसिएशन बनाकर उसी में काम करना है और उसकी बातें माननी है। गिल्ड चाहे व्यापारियों का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का गिल्ड सिस्टम हो, ट्रेड करने के लिए गिल्ड सिस्टम उसने खत्म किए। एंड ही लेड स्ट्रेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसने सुनिश्चित किया कि फ्रांस और फ्रांस के बाहर के जो रीजन है उनमें बेहतर कनेक्टिविटी हो, बेहतर रोड्स हो, बेहतर सिस्टम ऑफ नेटवर्किंग हो। ट्रांसपोर्टेशन पे उसने जोर दिया, बैंकिंग सिस्टम पे उसने जोर दिया, लोन एक्टिविटीज, बैंक सिस्टम को बनाना। एंड दीज न्यू रिफॉर्म्स वर अप्रिशिएटेड बाय द पीजेंट्स, किसान, वर्कर, बिजनेसमैन और जितने भी व्यापारी वर्ग था या जितना भी वहां पर वर्क फोर्स जो था, काम करने वाला जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने इस रिफॉर्म को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, क्योंकि मोनार्की में ऐसा कोई बदलाव नहीं लाया गया था। तो इसीलिए जो नेपोलियन का जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो हम पढ़ते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप में, वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म उसने किए उन्हें अलग अलग सरकार या अलग अलग रीजन्स में अडॉप्ट किया गया ड्यू टू देयर इफेक्टिवनेस, उनकी इफेक्टिवनेस की वजह से। क्लियर? तो नेपोलियनिक सिविल कोड मतलब लोगों के लिए जो कॉमन थे 1804। हम क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट हम पढ़ते हैं 1789, यानी कि लगभग हम बात करें कि 15 साल के अंदर जब उसने बहुत बड़ा रीजन कैप्चर कर लिया था, उसने इन रिफॉर्म्स को लागू किया। ठीक है, क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, इसको याद रखें। देन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब मैं बात करता हूं, वापस उसी चीज पर आते हैं हम। अगर आप आज इस यूरोप के एक पुराने मैप को देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? बेसिकली इस पुराने मैप के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको होली रोमन एम्पायर देखने को मिलेगा, यानी वो एम्पायर जो अलग अलग रीजन वाला जाता है। फ्रांस एक एग्जिस्टिंग कंट्री बन चुका था। ठीक है, कैसल स्पेन एक मोनार्की था। आप देखोगे नेपल्स, पापाई आइलैंड एंड इटली नाम का कोई देश नहीं था, जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था, भूमिया किंगडम, ये आप देखोगे ऑस्ट्रिया किंगडम और हंगरी किंगडम। ऑस्ट्रिया हंगरी एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, और ऑटोमन एम्पायर, टर्क्स या मुस्लिम जो एम्पायर है, इसने इस पूरे रीजन को रूल किया हुआ था, ऑटोमन एम्पायर। तो जितना भी एशिया से यूरोप में ट्रेड होता था उस पूरे रीजन को ये मुस्लिम एम्पायर यानी ऑटोमन एम्पायर जो है, ऑटोमन टर्क्स, वो कंट्रोल करते थे। ठीक है, रशिया यहाँ से बाउंडेड था, देन लिथुआना, देन पोलैंड और डेनमार्क ऊपर। तो जर्मनी, इटली नाम के कोई कंट्री नहीं हुआ करते थे। तो ये तो बात कर रहे हैं हम 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी के मैप की। तो आज की जो अगर हम बात कर रहे हैं कि अब जो चीज आप देख रहे हो उसमें चेंजेस क्या है? ठीक है, इन द मिड 18th सेंचुरी जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स ऑफ डचेस, कैंटन एंड हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज ऑफ डाइवर्स पीपल। यानी कि जो आज अब जर्मनी, या हम बात करें जर्मन, या बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी के साथ साथ अगर आप देख रहे हो कि इटली, ये कंट्रीज उस समय नहीं थी, लेकिन इन रीजन्स को अलग अलग नस्ल या एथेंसिटी के लोग रूल करते थे, और इस अलग अलग रीजन या एथेंसिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया में अगर आप साउथ में जाओगे तो यू विल फाइंड तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु एक रीजन में रहते थे उस समय, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी बोल रहे हैं मान लो। ठीक है, तो देयर इज डाइवर्स पॉपुलेशन लिविंग इन अ सिंगल रीजन एंड दैट रीजन इज ऑपरेटेड बाय सम डिफरेंट एथेंसिटी ऑफ एम्पायर बेसिकली। तो जो बेसिक आप यहाँ देखोगे उसी चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। देन सिमिलरली दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटी, और यही रीजन था। हम देखते हैं कि इंडिया में आंध्रा जो है वो फॉर्मेशन हुआ मद्रास से, क्योंकि तमिल एंड तेलुगु जो है वो अलग स्पीकिंग है। अब तेलंगाना भी उसमें से बन गया। तो व्हेन पीपल आर हैव डाइवर्स कंडीशन, पीपल हैव डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स सोशल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, दे बेसिकली डोंट सी देमसेल्फ एज अ कॉमन पीपल विद रिलाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग इन अ रीजन। तो यही रीजन था क्यों लोग इंडिपेंडेंट नेशंस की मांग कर रहे थे। क्लियर? दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग्स टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अलग नस्ल के। जर्मन व्यक्ति, हम बात करते हैं हिटलर ने जूइश और जर्मन्स के बीच में क्यों डिफरेंशिएट किया, वो अलग से दिख रहे हैं, अलग से उनका एक बल्कि ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन हिटलर ने एक जो पूरा एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था कि जूइश बिल्कुल ही अलग नस्ल है, उनका बिल्कुल ही अलग रहना है, उनका एरिया ही अलग होना चाहिए। तो ये जो एक एथेंसिटी या नस्ल के बेस पे जो डिफरेंट हम मानते हैं, वो हम खुद भी देखते हैं कि हम अमेरिका में आज भी देखते हैं ब्लैक लाइफ मैटर्स के इशू चल रहे हैं कि भाई वो अफ्रीकन है, हम वाइट हैं। तो ये जो एथनिसिटी है वो ना केवल रंग पे, रेशियल पे या लैंग्वेज पे या कल्चर पे अलग अलग तरीके से डिफरेंट हो सकती है। यानी कि जो व्यक्ति होली एम्पायर में रह रहा है उसमें जर्मन नस्ल का भी रह रहा है, पोल्स भी रह रहा है, रोमानियन भी रह रहा है, स्लोवाक्स भी रह रहे हैं, अलग अलग नस्ल के लोग रह रहे हैं। क्लियर? द ओनली टाई बाइंडिंग देम टू दीज डाइवर्स ग्रुप वाज द कॉमन एम्परर। ठीक है, यानी जो राजा इनको रूल कर रहा है बस वही एक कॉमन आइडेंटिटी, अदरवाइज दे डोंट सी देमसेल्फ एज अ कॉमन पीपल। ठीक है, अब बात करते हैं वापस इस मैप को थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। तो होली रोमन एम्पायर जो कि सर्वल छोटे छोटे स्टेट्स में टूटा था। देन इटली में सर्दिनिया, सिसिली, नेपल्स,
ये छोटे छोटे इटली के आइलैंड्स थे जो इटली नाम का देश नहीं था, ठीक है। फ्रांस एक इंडिपेंडेंट रीजन था और एक स्पेन। देन आप देखोगे पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया, सर्बिया, ये इंडिपेंडेंट रीजन से ऑटोमन एम्पायर के। लिथुआना, मेजोला, ये सब तो सब डाइवर्स डिफरेंट एथनिक ग्रुप या डिफरेंट एथनिक जो एक बिल्कुल अलग ही फॉर्मेशन होता है उसके अंदर रहने वाले डाइवर्स पॉपुलेशन की बात करते हैं। क्लियर। नाउ आज का जो 18th सेंचुरी का मैप आप देखोगे तो ये जो 18th सेंचुरी का मैप आप देख रहे हो इसमें हम देखते हैं पोलैंड, ये वो जो होली एम्पायर है उसमें आप देख रहे हो जर्मनी, देन इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक, सर्बिया। जो ऑटोमन एम्पायर था वो भी टूट गया। यानी आज यानी 200 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 200 इयर्स हम देख रहे हैं कि कुछ न्यू इंडिपेंडेंट रीजन्स डेवलप हो चुके हैं। क्लियर। नाउ द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो जो एरिस्टोक्रेसी हम बोलते हैं बेसिकली राजशाही को, ठीक है। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये जो राजशाही है, ये राजशाही या जो ये प्लस इसके साथ न्यू वर्किंग पॉपुलेशन जो है ये लगातार अब बढ़ रही है। कहां पर? यूरोप में। न्यू पॉपुलेशन, न्यू डिमांड्स, न्यू एजुकेशन लेवल, न्यू थॉट ऑफ लिबर्टी, न्यू थॉट ऑफ प्रोसेस। जैसे जैसे एजुकेशन एनरिच होती है वैसे वैसे डिमांड्स ऑफ एनरिचमेंट भी डेवलप होती है। तो यही कॉज था कि जो 18th सेंचुरी में डेवलपमेंट होने लगा यूरोप में आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द होल यूरोपियन पेनिसुला लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिमांड्स, न्यू वैल्यूज, जो कि धीरे धीरे हम नए सेक्शन में जाके देखेंगे। न्यू मिडिल क्लास, सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो ये एरिस्टोक्रेसी है, राजशाही है, उससे जुड़ा हुआ जो सेक्शन है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? वो नया सेक्शन, वो नया मिडिल सेक्शन जो यहाँ पर वर्क कर रहा है। The members of this class were united by common way of life that cut across regional divisions on state and the countryside and town houses, spoke French and their family were often connected ties with the marriages। तो जैसे बहुत पहले हुआ करता था कि एरिस्टोक्रेसी में क्या होता था कि भाई हंगरियन एम्पायर ने फ्रेंच एम्पायर के लोगों के साथ जो राज परिवार है उसके साथ मैरिजल टाई कर लिए। हमारे यहाँ भी देखते हैं कि मुगल एम्पायर है या राजपुताना है तो उसमें मैरिज टाइज हो गए ताकि दोनों एक दूसरे के एम्पायर को बड़ा कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें, वॉर का डिस्ट्रक्शन ना हो। सिमिलरली जो फ्रांस है या जो यूरोपियन किंगडम्स थे वहाँ जो एरिस्टोक्रेसी थी और जो मिडिल क्लास थे उसमें भी इस तरह के टाइज होते थे। जनरली जमींदार, जागीरदार, बड़ी बड़े लैंड्स एक्वायर करना जिनको एस्टेट्स बोला जाता है। तो एस्टेट जनरल्स यानी कि जो उस पूरे एस्टेट के मालिक हो, ये इंडिया में भी कॉमन था। जमींदार जागीरदारी, जैसे कि उदयपुर राजघराना है उसने अपने यहाँ पर बिजोलिया छोटा एक रीजन दिया, उसको डोनेट कर दिया तो वो जमींदार बन गया। या बिहार का बहुत बड़ा रीजन एक जो रूलिंग क्लेन है मान लो कि उसने दूसरे उसके काम करने वाले नोबल को दे दिया। तो एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास इज बेसिकली द हायर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ यूरोप। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। बट ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये जो राजशाही परिवार थे यूरोप के, ये काउंटेड एज अ नंबर बहुत कम थे और कॉमन पॉपुलेशन यूरोप की बहुत ज्यादा थी। तो बेसिकली जो एरिस्टोक्रेसी है या एरिस्टोक्रेट्स जो थे ये रूलिंग कम्युनिटी तो थे, रूलिंग क्लेन तो थे, बट इनका जो रूलिंग पैटर्न है वो डिपेंड करता था इनकी पावर पे। In eastern and western part of Central Europe, growth of industrial production and trade mean the growth of the town and the emergence of the commercial classes whose existence was based on production। लेकिन धीरे धीरे जो एजुकेशन बढ़ रही थी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ठीक है। साथ के साथ आप देखोगे कि जो लॉयर हो रहे हैं, बिजनेसमैन हो रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, एजुकेशन या साइंटिफिक जो रिफॉर्म हो रहे थे, इसके साथ जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही थी, उनकी डिमांड्स जो है वो बढ़ रही थी और एरिस्टोक्रेसी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए हम इस मैप में ये देख रहे हैं ना कि अलग अलग रीजन्स की जो डिमांड है, अलग अलग जो सेक्शन है जो वर्क बेस्ड है, उसकी जो डिमांड्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। क्लियर। अब ये जो नए लोग थे, ये जो न्यू मिडिल क्लास था, ये न्यू मिडिल क्लास बेसिकली थे क्या? तो ये जो न्यू मिडिल क्लास है, ये न्यू मिडिल क्लास बेसिकली डिपेंड करते हैं अलग अलग सेक्शन, जो थोड़े रिच हैं, थोड़े पावरफुल हैं, जिनके पास ऑक्यूपेशनल है, जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास फैक्ट्रीज हैं, जिसके पास एक लार्ज सेक्शन है। यही वो न्यू इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने यूरोप के अंदर लोगों की थॉट प्रोसेस को या मेंटेनेंस ऑफ पीपल को चेंज किया। बहुत आसान सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास। देखो हर जगह आंदोलन के लिए एक बड़ी पॉपुलेशन ही जरूरी होती है। अगर आज अन्ना हजारे कोई आंदोलन कर रहे हैं या किसान कोई आंदोलन कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, उसके साथ वही व्यक्ति होगा जो कॉमन है, जिसकी कॉमन डिमांड्स हैं
और जिसको सरकार या मोनार्की से वो चीजें नहीं मिल पा रही जिनकी वो डिमांड्स कर रहे हैं। वर्किंग क्लास यानी वो मेजॉरिटी पीपल जो हमेशा परसेंटेज वाइज ज्यादा होती है, परसेंटेज वाइज उनका रेशियो बड़ा होता है और वो रूलिंग या अथॉरिटी से डिमांड करते हैं अपनी चीजों की। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास था वो क्या था? वो था बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, जितने भी यूरोप में काम करने वाले व्यापार थे, एसोसिएशंस थे। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने ही लोगों को आगे इस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, मोनार्की खत्म करें, न्यू आइडियाज को जनरेट करने में लोगों को एजुकेट किया। हमारे यहाँ नॉन कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, सिविल डिसोबीडियंट की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, जो गांधी जी के आने के बाद डेवलप हुआ। तो बेसिकली जो न्यू थॉट्स थे वो कहीं ना कहीं से न्यू थॉट प्रोसेस के थ्रू आते हैं, वही नई एजुकेटेड मिडिल क्लास यूरोप में आने लगे। और ये जो आइडियाज थे अबाउट नेशनल यूनिटी, एक देश हो, राजशाही नहीं हो, फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो किसने किया था? बेसिकली नेपोलियन ने किया था। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मतलब राजा और उनके परिवार को मिलने वाले बेनिफिट्स जो साल दर साल हजारों सालों से वो यूज करते आ रहे हैं। मैन्यूरल ड्यूज, जमीनों से टैक्स लेना, किसानों से टैक्स लेना, तो ऑल दोज थिंग्स जो कि वहां से निकला है वो यहाँ से आएगा। सो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो बहुत सिंपल से बताओ, लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर द इक्वालिटी, फ्रीडम and the demands of the new middle class, which is not based on the privileges of by birth and which is not based on the aristocratic forms. So the term liberalism derived from the Latin word liber, that means free, यानी व्यक्ति को इंडिपेंडेंस चाहिए फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिकल एंड सोशल इंडिपेंडेंस, विच इज नॉट गिवन बाय मोनार्की। तो ये जब भी आपको लिबरलिज्म का आपको वर्ड सुनने में आए तो आप हमेशा तीन चीजें याद रखो, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल आजादी हर रीजन की डिमांड होती है। क्लियर? So, for the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality for all before the law. यानी अगर जो बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, या जो बॉडी लॉ बना रही है, कानून बना रही है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, वो कानून के आगे हर सिटीजन को इक्वल रखें। आज से 200 साल पहले ये आइडियाज बहुत नए थे। अगर मैं आज से 200 साल पहले की इस बात की सोचूं फ्यूचर में, तो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर कैसा रहेगा, उसमें क्या चीजें रहेगी। तो आज से 200 साल पहले आप सोचो कि ये आइडियाज कितने न्यू थे जो आज जिन पर वर्क हो रहा है। यानी आज कॉन्स्टिट्यूशन है, आज कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल डिमांड्स हैं, इक्वल राइट्स हैं, इक्वल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो सब चीजें आज डेवलप हुई हैं इसीलिए क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वर्ल्ड में हुई थी, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का योगदान है, रशियन रिवॉल्यूशन का योगदान है, और नेशनलिज्म इन यूनिट जो चैप्टर हम देख रहे हैं इसमें जर्मनी और इटली के बनने के पीछे का बेस भी यही है। नाउ पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अगर सीधे तौर पे बात करें तो ये एक गवर्नमेंट मींस द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट पे जोर देते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्लियर? Consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, constitution and representative government through the parliament. तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से इन लोगों ने यूरोप के अलग अलग जो एजुकेटेड, जो रिच या जो अच्छी प्रोफेशनल कम्युनिटीज थी, उन्होंने इन आइडियाज को जो बोरो किया वो वहीं से फ्रेंच रिवोल्यूशन के बोरो करने के साथ से ही आता है। ठीक है, हमने बात की नेपोलियन का क्या रोल था, और नेपोलियन के रोल के साथ ही हम वही चीज देख रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफराज, क्योंकि आज भी महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं। तो 200 साल पहले तो महिलाएं वोटिंग के लिए तो एलिजिबल मानी ही नहीं जाती थी, दे ट्रीटेड एज माइनर। तो वहां पर भी यूनिवर्सल सफराज नहीं होता था, ओनली एडल्ट सफराज यू विल सी। एडल्ट मींस वो पुरुष या वो मेल फर्टर्निटी जो वोटिंग के लायक है, नॉट अ यूनिवर्सल, यानी महिला और पुरुष को भी इक्वालिटी in the terms of political arena was not given in Europe also at that time too. Clear? Only for a period under the Jacobians, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, Jacobians जो एक समय था, जब एक ऐसा समय आया था जब एक मैक्स मिलर रॉबर्ट्सपियरी ने रूलिंग किया था, उस समय महिलाओं को कुछ राइट्स दिए गए थे। Throughout the 19th and the 20th century, women and non-propertied men, important क्वेश्चन, MCQs आता है NTSC के लिए, स्टेज 2, स्टेज 1 के लिए, और बोर्ड के लिए भी आता है कि हु आर नॉट कंसिडर्ड एज द इक्वल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट के कंसर्न में कौन इक्वालिटी शेयर नहीं करते हैं? तो विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन, जिनके पास जमीन नहीं है, जो रिच पुरुष नहीं है, जिनके पास जमीन एज ए एसेट नहीं है, और महिलाओं को वोटिंग अधिकार उस समय नहीं थे। अपोजिशन फॉर मूवमेंट ऑफ इक्वल डिमांड्स ऑफ पॉलिटिकल राइट थ्रू आउट द यूरोप was spread। तो ये वो पॉइंट है जो हम देख रहे हैं यूरोप में क्या डिमांड्स हुई थी। द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर, इकोनॉमी में, ये तो बात होगी जनरल लाइफ में, इकोनॉमिक स्फीयर में आजादी क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड
कैपिटल। तो जैसे मैंने बताया अलग अलग रीजन में अलग अलग टैक्सेशन प्रोसेस थे। जैसे हमारे इंडिया में भी पहले क्या होता था कि पहले डायरेक्ट टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स होता था, देन वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्सेस। अब सबको कॉमन करके क्या कर दिया गया, जीएसटी कर दिया गया। उसको बिल्कुल वैसे ही समझो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक कॉमन टैक्स लगाया जा रहा है, इंटरमीडिएट 18%, बाकी सभी को उसमें मर्ज कर दिया। तो यही डिमांड वहां थी कि इकोनॉमिक स्फीयर में अगर व्यापारी हैं या अगर लोग हैं व्यापार करने जा रहे हैं तो एक रीजन से दूसरे रीजन पे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्सेस अलग अलग इवेल्युएट ना किया जाए, उनके ऊपर अलग अलग जो है करेंसी के थ्रू उन पे कन्वर्जन ना किया जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ठीक है, यानी अगर आप मानो कि अगर आप गुजरात जा रहे हो, वहाँ 1 रुपए की वैल्यू 75 पैसे, और अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हो वहाँ 1 रुपए की वैल्यू 1.25 पैसे इन देयर लोकल करेंसी, तो आपको अपनी ओवरऑल आइटम को बेचने में कितनी बार कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो सकता। क्लियर। नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज, और नेपोलियन ने यही किया था, जो बहुत सारे छोटे छोटे रीजन उसने मिलाए, confederation of 39 states, each of these possess its own currency and weights। तो 39 regions में अलग अलग करेंसी और अलग अलग वेट्स किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए किया जाता था, जिसको नेपोलियन ने विड्रॉ किया। और यही जो टाइम था वो था नेपोलियनिक के इंपॉर्टेंस का। क्लियर। इन 1834 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1834 में कस्टम यूनियंस यानी जो व्यापारी एसोसिएशन थे, व्यापारी मर्चेंट्स एसोसिएशन था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जुल्वेरियन। जुल्वेरियन was formed by the initiative of Prash and joined the most of the German states। जितने भी जर्मन स्पीकिंग इंडिपेंडेंट रीजन्स थे आफ्टर नेपोलियंस फॉल, और जो प्राश या जो आज आप पोलैंड देखते हो, उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट रीजन्स थे मर्चेंट एसोसिएशन, सबने कॉमन रीजन आइडेंटिफाई किया जिसमें मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड जो टैक्सेस हैं उसको कॉमन रखा जाएगा, करेंसी को कॉमन रखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था उस समय इन टर्म्स ऑफ जो आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो उसके अंदर। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currency from 30 से करेंसी केवल 2 कर दी गई, यानी 2 ही तरह की करेंसी का कन्वर्जन होगा इफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड टैक्सेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, यानी कोई व्यापारी अगर एक रीजन से जा रहा है फ्रांस के दूसरे कोने में, तो उसको केवल 2 ही करेंसी इवेल्युएट करनी होगी और टैक्सेस सिंगल देना होगा। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड द मोबिलिटी एंड हैरेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट and the unification of Zollverein। The aim of the Zollverein was to bind Germans economically into a nation। Clear। Zollverein and the German Custom Union, इसका क्वेश्चन आता है, जो बेसिकली कस्टम यूनियन है, ऐसा एसोसिएशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेगा यूरोप में किसी भी आइडेंटिटी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पर। यानी गुजरात से अगर महाराष्ट्र अगर ट्रक जा रहा है तो उसके ऊपर एक ही तरह का टैक्स लगे, फिर महाराष्ट्र से वो अगर पंजाब जा रहा है तो भी एक ही तरह का टैक्स लगे। ठीक है, and was a coalition of German states formed by the manage of tariffs and economies and the policies within the territory organized by the 1833 to 1834। तो ज़ोल्वेरियन एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था इकोनॉमिक स्फीयर में लिबर्टी या आज़ादी की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये जो आज फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा कि जो डिमांड्स थी मिडिल क्लास की, एरिस्टोक्रेसी जिसको पूरा नहीं कर रही थी, और नेपोलियनिक सिविल कोड ने जो डेवलपमेंट किए उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जितना भी इकोनॉमिक जिसको हम बोल रहे हैं कि जो पूरा एक डेवलपमेंट हुआ है उसका इंपॉर्टेंस कैसे निकल कर आता है। क्लियर। तो यहाँ तक की बात हमने इसकी की है। आगे जो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक का रिविजन करें। तो आज का जो चैप्टर था हमारा था नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमने देखा पहले एक चैप्टर के अंदर कि यूरोप में क्या सिचुएशंस थी, यूरोप में अलग अलग किंगडम्स के अंदर अलग अलग रीजन्स रूल करते थे, और इन रीजन्स को अलग अलग किंगडम्स अलग अलग पॉपुलेशन को रूल किया करते थे। तो जो नई मिडिल क्लास थी उसकी क्या डिमांड्स थी, ज़ोल्वेरियन का क्या रोल था, ज़ोल्वेरियन एक कस्टम यूनियन था, और नेपोलियन ने कैसे एक छोटे पीरियड के लिए फ्रांस और यूरोप के कुछ रीजन्स को इंडिपेंडेंट बनाया और उनमें कॉमन जो प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो किया। तो ये जो यहाँ पूरा हम सिस्टम देख रहे हैं, इसको हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म के सेकंड लेक्चर में भी लेके जाएंगे। तब तक के लिए मोशन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।